तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा था हम लोग का। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो दो फार्मूला बताए थे, मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है, तो आप उस फार्मूला को देखो फिर से। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या, सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या था, तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए अगर हम बात करें फॉर सेकेंडरी मिनिमा, तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमारा फॉर्मूला इस तरीके से था, जो पाथ डिफरेंस को हम लोग बराबर किए थे कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी, ये बात है। फिर हम लोग बोले थे कि अगर थीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो उस केस में हम लोग बोले स्मॉल एंगल के लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए हम लोग बोले थे कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। बाद में थीटा को एन भी कर लिए थे, लेकिन जब एंगल दिया रहे, स्मॉल एंगल का बात नहीं हो, तो ये फॉर्मूला यूज होगा साइन थीटा। कहने का मतलब है आपको 30 डिग्री का एंगल दे दे कोई, तो आप ऐसे थोड़ी कि आप 30 को नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं करेंगे, साइन 30 का यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना कि साइन थीटा दिया हुआ तो साइन थीटा का भी यूज होगा। सेकेंडरी मैक्सिमा में क्या था फॉर्मूला, देखो अगर हम बात करें फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, अगर सेकेंडरी मैक्सिमा का बात करें, उस समय में हमारा था पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल लेमडा बाई 2 का बराबर था 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2d, तो ये फार्मूला भी यूज होगा। हाँ, अगर स्मॉल एंगल का बात होगा तब हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, और उस केस में हम बोलेंगे थीटा ऑफ एन nth के लिए 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2d, ये हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर एंगल दिया हुआ हो तो फिर ये साइन थीटा का यूज होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, साइन थीटा को ही नेगलेक्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो यहाँ से, है ना। ये लास्ट क्लास में जो बात हुआ था उसी का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए उसको, देखो अ स्लिट्स ऑफ, क्वेश्चन ऐसे है, अ स्लिट ऑफ विड्थ डी, slits of width d is illuminated by red light of wavelength red light of wavelength 6500 angstrom. For what value of d will, number one, the first minimum fall at an angle of diffraction of 30 degree. Number two, the first maximum fall at an angle of diffraction of 30 डिग्री। तो अब इसमें थीटा 30 डिग्री दिया हुआ डिफ्रैक्शन का एंगल, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको नेगलेक्ट कर देंगे और बोलेंगे साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, बिल्कुल नहीं। आपको साइन 30 लिखना पड़ेगा, मतलब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे साइन एंगल का और तब बनाएंगे उसको। डी निकालना दोनों केस के लिए, ठीक है, बनाइए।
स्लिट ऑफ विड्थ डी इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसका लेमडा दिया हुआ है, लेमडा है 6500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये लेमडा दिया हुआ, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी, नंबर 1 में बता रहा है कि द फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमम का मतलब n बराबर 1। अब जो n बराबर 1 है वो 30 डिग्री के एंगल पे फॉल हो रहा, तो 30 डिग्री के एंगल पे फॉल हो रहा है, इसका मतलब आपको ये जो फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन है डी साइन थीटा बराबर n लेमडा, तो यहां से यानी कि डी साइन थीटा बराबर n लेमडा जो पढ़े थे उसमें साइन थीटा को नेग्लेक्ट नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाए। साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होगा जब बहुत स्मॉल एंगल का बात होगा, तब जब स्मॉल एंगल का बात नहीं होगा तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा नहीं होगा। तो इस केस में हम d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लेमडा बाई साइन थीटा। अब n है 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का बात हो रहा, लेमडा है 6500 यानी 65 इंटू 10⁻⁻10, और साइन थीटा हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2। आ रही बात समझ में, 1/2 रख देंगे यहाँ वैल्यू। देखो अब रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 6500 इंटू 10⁻⁻10, और ये साइन थीटा 1/2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 1300 इंटू 10⁻⁻10। अब 1.3 करोगे तो 1 2 3 लाओगे तो 10⁻⁻7 मीटर, ये वेवलेंथ हो गया। आ रहा बात समझ में, आंसर ऐसे आ जाएगा। क्या डी होगा, अच्छा डी डिस्टेंस निकाल रहे थे, हाँ डिस्टेंस निकाल इतना मीटर। अब सेकेंड नंबर में क्या है देखो, द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। तो मैक्सिमम का ये फॉर्मूला है, क्या यहां पर है कि डी साइन थीटा, अभी ये सामने लिखे, मतलब ये साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा नहीं करना, मैक्सिमम के लिए ये बात हो गया। तो यहां से डी कहां 30,000 हो, अच्छा तो फिर 10 एक और जीरो बढ़ जाएगा ना, एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो फिर 1 2 3 4 -6 हो जाएगा, ठीक है, -6, ठीक है। यहां पर बात कर लेंगे तो फिर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा आपका, तो डी निकालना हमको, तो कितना हो गया, साइन थीटा को बोल देंगे साइन 30 डिग्री, एन का वैल्यू 1 रखते फर्स्ट मैक्सिमा, तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 लेमडा बाई 2d। अब आपको डी निकालना, रख दो यहां से, तो d इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 लेमडा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2d के साथ साइन 30 इज इक्वल टू 3 लेमडा, d इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 साइन 30, रख दो वैल्यू, 6500 को इतना एंगस्ट्रॉम बाई साइन 30 1/2, सॉल्व कर लिए, देखिए कितना आ रहा, 2 2 कैंसिल हो गया, देखो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, हाँ फर्स्ट वाले का ठीक था, 1.3 करके 1.95 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 1.95 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, लिखिए इसको। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, देखो अभी 2-3 टॉपिक क्या होने वाला, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा में डिफरेंस क्या है, हम क्या बोल रहे हैं जरा बात को ध्यान देना, सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी, हम सेंट्रल किसको बोलेंगे और सेकेंडरी किसको बोलेंगे। हमको बात करना है कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फिर हमको बात करना है एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर बात करना है कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल और सेकेंडरी दोनों। देखो जैसे सिंगल स्लिट था हमारा, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन चल रहा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग सिंगल स्लिट का बात कर रहे हैं। अब ये अगर सिंगल स्लिट है, समझो ये अगर सिंगल स्लिट है, ये गैप स्लिट है हमारा, और इस गैप के कारण, जैसे ये हमारा सिंगल स्लिट है,
यहां एक स्लिट है और इस स्लिट का विड्थ है d, स्लिट का विड्थ है d, ध्यान देना ये स्लिट का विड्थ हमारा d है इस तरह से, ठीक है। अब यहां से ये स्क्रीन है और आपको मालूम है कि स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को बड़ा d बोलते हैं। तो ये एंगुलर विड्थ का मतलब देखो, ये एंगल बनाते हुए जो बात है वो एंगुलर विड्थ है। ये देखो थीटा एंगल बन रहा है, यहां भी थीटा एंगल बन रहा है यहां से। तो सेकेंडरी में और सेंट्रल में क्या डिफरेंस है? देखिए सेंट्रल मतलब ये एकदम मिड पॉइंट यहां से एकदम, अगर इसको O मान ले यहां से, तो कहने का मतलब है यहां पर इंटेंसिटी एकदम मैक्सिमम था, लेकिन इसके बाद फिर इधर, इसके बाद ये इंटेंसिटी ऐसे, मतलब ब्राइट, फिर ऐसे, ये है ना, इस तरीके से देखो। कहने का मतलब है ऐसे, मतलब ये अगर पैटर्न बन रहा तो ये सेंट्रल पार्ट है तो सेंट्रल हुआ, उसके बाद सेकेंडरी, 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 यानी कि एकदम जो स्लिट्स के सामने था, एकदम स्लिट के जो बीचों बीच जहां स्लिट था वहां से जो लाइट गया, और ये जो पोर्शन में विड्थ बना, ये जो पोर्शन में विड्थ बना, जैसे भी लिखें, वो सेंट्रल कहलाएगा, वो सेंट्रल कहलाएगा। और उसके बाद जो ब्राइट और डार्क फ्रिंगेज बन रहा है वो सेकेंडरी कहलाएगा। मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद जो विड्थ था, विड्थ के सामने जो डी है ना, गैप, इसके सामने जो एंगुलर सेपरेशन है, जो एंगुलर सेपरेशन है वो तुम्हारा एंगुलर विड्थ बनेगा। और उसके बाद इसके, यानी ये विड्थ के बाद आसपास फिर जितना भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, जितना भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो सब क्या होगा? सेकेंडरी होगा। देखिए जब आपको हम डेरिवेशन करवाए थे तो वहां एक बात और हम मेंशन करना चाहते हैं, देखो कर लेना। अभी हम ये बताए थे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता कैसे है। देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बनता है, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है ऐसे, ये अगर सिंगल स्लिट है हमारा, ये हमारा सिंगल स्लिट है, सपोज करो ये सिंगल स्लिट, हम बोलते हैं ये सिंगल स्लिट है, लाइट इस पे आ रहा है ऐसे सिंगल स्लिट से, और यहां हम पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, तो जो विड्थ है ना, विड्थ, इसके सामने का पैटर्न एकदम मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये विड्थ घटते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, ऐसे देखो ये डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, यानी ये सब घटते हुए जाएगा, एकदम डिक्रीज करते हुए जाएगा। विड्थ इक्वल नहीं होगा। आपको डिफरेंस पढ़ाए थे ना, किसके बीच में डिफरेंस बताओ? ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन में। तो इंटरफेरेंस में क्या पढ़े थे हम लोग कि जो एंगुलर विड्थ होता वो इक्वल होता, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता? एंगुलर विड्थ इक्वल नहीं होता। तो इसका जो एकदम जहां विड्थ का गैप डी था वहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद वो इंटेंसिटी घटते जाएगा, घटते जाएगा, एकदम डिक्रीज होता जाएगा। मतलब यहां हम क्या बोलेंगे ऐसे कि द डिफ्रैक्शन पैटर्न डिक्रीजेज, डिफ्रैक्शन पैटर्न डिक्रीजेज, यानी कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो डिक्रीज करेगा, यहां पर डिक्रीजेज। समझ गया बात? देखो फिर क्या बोल रहे हैं इसमें, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझो यहां पे, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज, जो लाइट का इंटेंसिटी होगा डिक्रीज करेगा इन द रेशियो ऑफ, उसका रेशियो क्या होता बता रहे हैं, 1:1/21 इज इक्वल टू 1/121 डॉट डॉट डॉट, इस रेशियो में डिक्रीज करेगा, इस रेशियो में ये डिक्रीज करेगा। यानी कि ये पार्ट विड्थ के सामने वाला जो है, यहां इंटेंसिटी मैक्स, ये जो है ना वो सेंट्रल कहलाएगा, ये कहलाएगा सेंट्रल, और इसके बाद जितना है सब सेकेंडरी कहलाएगा। तो विड्थ के सामने वाला जो एंगुलर सेपरेशन है वो सेंट्रल कहलाता है, और उसके बाद बाकी जितना उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो आप सेकेंडरी और सेंट्रल में डिफरेंस समझो। तो इस तरह से ना यहाँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में पैटर्न डिक्रीज करते हुए जाएगा, इंक्रीज करते नहीं जाता, घटते हुए जाता है, इस रेशियो में घटते हुए जाता है, डिक्रीज होते होते खत्म हो जाता है। आप डिफरेंस में देखे होंगे
कि ये बताएगा विड्थ इक्वल नहीं होता है, ज़्यादा डार्क नहीं होता है, नंबर ऑफ जो फ्रिंगेज है वो कम होता है इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो इस तरीके से होता। आप इस डायग्राम को कहाँ बना सकते हो? इस डायग्राम को जो आपको हम डिफ्रैक्शन वाला लास्ट करवाए हैं ना, जो डेरिवेशन हुआ है वहां पर इसको आप बना सकते हो, जगह हो तो, ठीक है ना। देखो अभी जो बात कर रहे थे बना लेना, अभी रहेगा सामने बना लेना। हम क्या बोल रहे थे अभी? देखो हेडिंग क्या था मेरा, समझो बाबू यहाँ क्या हेडिंग था? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या था? एंगुलर विड्थ ऑफ, इसके बाद हम करेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो आप समझो, अच्छा सेंट्रल और सेकेंडरी इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। सेंट्रल मतलब कहां का पार्ट हो गया? ये सेंट्रल मतलब कहां का हो गया? एकदम जो विड्थ था उसके सामने में जहां इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, ये सेंट्रल हो गया, ठीक है। और उसके बाद बाकी जितना था जहां इंटेंसिटी घटते हुए जा रहा वो क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो ये बाबू डिफरेंस है सेंट्रल वाले में और किसमें? सेकेंडरी वाले में। क्लियर है बात जो बोल रहे हैं? देखो अब यहां पर ये जो लीनियर डिस्टेंस है ना, लीनियर डिस्टेंस एकदम जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर डिस्टेंस को बीटा नोट कहते हैं, उसको कहते हैं लीनियर विड्थ। क्या कहते हैं? लीनियर विड्थ। और ये जो थीटा एंगल है ना, उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। आप इसको समझ लो पहले, फिर आप उसको भी नोट कर लेना, ये कंटिन्यू जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि एंगुलर, ये हो गया एंगुलर विड्थ थीटा वाला, और ये हो गया लीनियर विड्थ। मतलब हम क्या बोले? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या होता है कि इट इज द एंगुलर सेपरेशन, इट इज द एंगुलर सेपरेशन, इट इज द एंगुलर सेपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ सेकेंडरी, बोथ साइड ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा के दोनों साइड का। जो सेकेंडरी मिनिमा है ना, ये सेकेंडरी मिनिमा, और ये क्या हुआ? सेकेंडरी मिनिमा। इसके दोनों साइड का जो एंगुलर सेपरेशन है वो एंगुलर विड्थ है, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें कि थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू होगा लेमडा बाई डी। पढ़े ना एन लेमडा बाई डी? अरे थीटा बराबर पढ़े एन लेमडा बाई डी। एन इज इक्वल टू 1, तो क्या हुआ? लेमडा बाई डी। इसको बोलेंगे ना, दिस इज कॉल्ड हाफ एंगुलर विड्थ। इसको बोलते हैं हाफ एंगुलर विड्थ, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ क्या? हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ क्या? सेंट्रल मैक्सिमा। याद रखना, सेकेंडरी नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि देयरफॉर एंगुलर विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज, वो क्या होता? देखो वो होता 2 थीटा, यानी कि 2 लेमडा बाई डी। ये हो गया एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का, आधा इधर का आधा इधर का। तो जो एंगुलर सेपरेशन है वो एंगुलर विड्थ, जो लीनियर सेपरेशन है वो लीनियर विड्थ। जो एंगुलर सेपरेशन है वो एंगुलर विड्थ, जो लीनियर सेपरेशन है वो लीनियर विड्थ। तो ध्यान देना, यहां हम बोल रहे हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकल गया 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू लेमडा बाई डी, तो 2 थीटा 2 लेमडा बाई डी। अब हम करते हैं लीनियर विड्थ ऑफ, लीनियर विड्थ ऑफ किसका? लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। वो देखो बीटा नोट होता है, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ इनटू डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? एंगुलर विड्थ इनटू डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस? स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एंगुलर विड्थ से, तो वो हो जाएगा लीनियर विड्थ। तो बीटा नॉट बराबर हो जाएगा 2 लेमडा बाई डी इंटू डी। तो बीटा नॉट का फॉर्मूला हो गया 2 लेमडा डी बाई डी। ये निकल गया लीनियर विड्थ। सुनो बात, अब एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का मिल गया, लीनियर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का मिल गया। अब क्या करना है? अब करना है कि एंगुलर विड्थ निकालना है सेकेंडरी मैक्सिमा का। किसका निकालना है? फिर लीनियर विड्थ निकालना है किसका? सेकेंडरी मैक्सिमा का। फिर सेंट्रल और सेकेंडरी में रिलेशन है उसको लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन जब घुमा के पूछता है तो इधर से क्वेश्चन देता है,
इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, ये बता रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले आप उसको तो नोट करना वहां पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था वहां पे, और उसके बाद इसको लिखो। मतलब एंगुलर सेपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ मिनिमा। क्यों मिनिमा? क्योंकि जब ये मिनिमा है दोनों साइड का ना, इसका एंगुलर सेपरेशन को माइनस करोगे तो मैक्सिमा का मिलेगा। तो मैक्सिमा का निकालना है तो दोनों साइड का मिनिमा का माइनस करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और मिनिमा का निकालना हो तो दोनों साइड के मैक्सिमा को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम अभी बात किए थे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, आप समझ गए सेंट्रल वाला बात। अब हम बोलते हैं इसमें कि भाई अगला टॉपिक हमारा है एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या है एंगुलर विड्थ ऑफ? थोड़ा ध्यान देना, ये टॉपिक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा सा टफ होता है, आप ध्यान देंगे क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एक दो टॉपिक जो बात कर रहे हैं अभी हम, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के बदले अगर आपको बोलते सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, इसका मतलब सर ये बता रहे ना कि आप जो है ये इसके बाद जो पैटर्न बना और उसके बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसके बाद और जो पैटर्न बना उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, बोल सकते एंगुलर सेपरेशन बिटवीन किसके बीच का? देखो nth सेकेंडरी मैक्सिमा, नहीं सॉरी nth सेकेंडरी मिनिमा एंड n+1th सेकेंडरी मिनिमा। मतलब एक nth और एक n+1th, मतलब मान लो n का वैल्यू 2 रखते हो तो एक 2 और एक 3, तो 3 वाले में 2 वाले को माइनस करना पड़ेगा तो उसके बीच का विड्थ निकल जाएगा। n+1th का क्या मतलब है? एक और एक उसके बाद वाले का, एक और उसके एक बाद वाले का माइनस करेंगे तो मिलेगा। तो nth का मतलब क्या? देखो इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन nth सेकेंडरी मिनिमा एंड n+1th सेकेंडरी मिनिमा। अगर एक ये इसको n बोलते हो तो ये n+1 हो गया, तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का माइनस करोगे मिनिमा को, इन दोनों मिनिमा को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या मिलेगा? सेंट्रल नहीं, क्या मिलेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। अरे बात समझ में, सेकेंडरी मिलेगा। आप सेकेंडरी और सेंट्रल इस वर्ड में कंफ्यूज मत कर। सेंट्रल एकदम जहां विड्थ था उसके सामने वाला, और उसके बाद जो है सो सेकेंडरी है। तो n+n+1 मतलब एक ये n है तो इसके बाद वाला एक ये है, उसके बाद वाला एक है। तो देखो अब क्या बात करते हैं, अब यहां हम बोल दे कि nth सेकेंडरी nth ये एंगुलर विड्थ ऑफ या nth सेकेंडरी मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मिनिमा, बार बार मैक्सिमा बोले, उसका हो जाएगा क्या? n λ/d। क्या हो जाएगा? n λ/, फिर बोल दे ऐसे अगर कि n+1th सेकेंडरी मिनिमा क्या हो जाएगा? देखो n+1 λ/d, यही ना होगा। तो अगर हम बोल दें यहां पर कि एंगुलर विड्थ क्या होगा? एंगुलर विड्थ बताना, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा तो हो जाएगा θn+1 -θn। अब यहां मैक्सिमा लिख रहे हैं क्योंकि मैक्सिमा निकालने के लिए दो मिनिमा को माइनस करना पड़ेगा, और मिनिमा वाला फॉर्मूला है तुम्हारा n λ/d। तो फिर क्या हो गया? देखो n+1 λ/d माइनस हो गया n λ/d। जब मल्टीप्लाई करोगे तो n λ/d प्लस λ/d माइनस n λ/d, ये कैंसिल हो गया दोनों और बच गया λ/d। ये एंगुलर विड्थ निकल गया सेकेंडरी मैक्सिमा का। लीनियर विड्थ क्या होगा? देखो लीनियर विड्थ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लीनियर विड्थ निकालने के लिए क्या करते हैं? अब यहां से बोल दे कि लीनियर विड्थ ऑफ
लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो क्या होगा, उसको बीटा से डिनोट करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर विड्थ इनटू डी। डी मतलब किसके बीच का डिस्टेंस, स्लिट और सोर्स का, यानी स्लिट और सोर्स के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेगा तो लीनियर विड्थ निकल जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू क्या मिला, लेमडा डी इंटू डी, तो हो गया लेमडा डी बाई डी, ये हो गया बीटा। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। हम अगर आपसे ये बोले कि रिलेशन किसके बीच में कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी, तो हम बोले कि रिलेशन बिटवीन लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा, तो तुमको क्या रिलेशन समझ में आ रहा है बताओ। सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ क्या था, बीटा नॉट बराबर, अभी पढ़े क्या था, वो था 2 लेमडा डी बाई डी, ये सेंट्रल मैक्सिमा का था, अभी पढ़े सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ था। और सेकेंडरी वाला का क्या पढ़े अभी, लेमडा डी बाई डी, ये सेकेंडरी वाला का था। तो आप बताइए इन दोनों में क्या समझ में आ रहा बात, कि जो एंगुलर विड्थ लीनियर विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा का वो डबल होता है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल द लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी। जो सेंट्रल का लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ है ना, वो सेकेंडरी का डबल होता है, यानी जो सेंट्रल वाला का एंगुलर विड्थ था और लीनियर विड्थ था, उस सेकेंडरी का क्या होगा, डबल होगा। तो यहां से क्लियर समझ में आ रहा, देखो बीटा नॉट बराबर अगर हम लिख दे 2 लेमडा डी बाई डी और बीटा नॉट बराबर 2 लेमडा डी बाई डी को बीटा कर ले, तो बीटा नॉट बराबर बीटा, यानी कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन ये निकला यहां पर कि लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द लीनियर विड्थ ऑफ किसका, सेकेंडरी मैक्सिमा। ये कंक्लूजन निकला हमारा, ठीक है। दूसरा देखो क्या कंक्लूजन निकला दोनों केस में। अभी इसके पहले लीनियर और एंगुलर दोनों में क्या एक बात समझ में आ रहा है कि जो बीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी का है, छोटा डी का बीटा, और बीटा नॉट भी, बीटा नॉट में भी क्या था, तो बीटा नॉट में 2 लेमडा डी बाई डी, और बीटा में भी क्या था, लेमडा डी बाई डी। मतलब यहां से एक बात और क्या समझ में आ रहा कि सर बीटा जो है ना, ओवरऑल जो लीनियर विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, वो डी का। कौन सा डी का, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस का, यानी कि जो स्लिट्स का गैप है, अगर वो स्लिट्स का गैप डिक्रीज करेगा, स्लिट्स का गैप कम होगा, स्लिट्स का गैप क्या होगा, तो नैरो होगा, तो क्या होगा ना, फ्रिंज विड्थ और क्या होगा, जो बीटा है जो लीनियर विड्थ है, और क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नहीं उल्टा है ना, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, देखो इंक्रीज करेगा, इनवर्सली है। मतलब when the slit width gets narrow the linear width increases, linear width और क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि when slit width get narrow the slit width get narrow the linear width increases, linear width बढ़ेगा, लार्ज बनेगा। ये एक कंक्लूजन है। इसलिए जो स्लिट्स का गैप होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। ये सब टॉपिक इसलिए आपको पढ़ा रहे ना कि सीबीएसई अगर बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा भी क्वेश्चन पूछे इधर से, इस सब टॉपिक से, तो हम उसको जवाब दे पाए, समझ सके, ठीक है। इसलिए आपको ये सब टॉपिक बता रहे हैं। लिखिए,
देखिए रे ऑप्टिक्स एज ए लिमिटेड केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, इसका मतलब कि रे ऑप्टिक्स जो है ना, कौन सा केस में वेव ऑप्टिक्स में वैलिड है, मतलब वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रे ऑप्टिक्स कहां वैलिड है, रे ऑप्टिक्स कहां वैलिड है? मालूम था ना कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन रे ऑप्टिक्स को बताता। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रे ऑप्टिक्स कहां वैलिड है, इसको हम समझते हैं। इसलिए हेडिंग क्या है समझना। क्वेश्चन इसका हेडिंग ऐसे है कि रे ऑप्टिक्स एज अ लिमिटेड केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है वो वेव ऑप्टिक्स का लिमिटेड केस कैसे है। फ्रेजनल डिस्टेंस एंड फ्रेजनल्स जोन, ये हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या है, ध्यान देंगे। हम क्या बोल रहे हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पासिंग थ्रू एपर्चर ऑफ साइड डी। एपर्चर माने वही उसका विड्थ, उसका जो विड्थ होता है उसको एपर्चर ही बोलते हैं। तो साइज डी गेट डिफ्रैक्टेड इनटू द बीम ऑफ एंगुलर विड्थ। पढ़े ना एंगुलर विड्थ लैम्डा डी बाई डी, अभी ना पढ़े ये एंगुलर विड्थ, यही ना पढ़े कि अगर कोई स्लिट्स है उसका विड्थ डी से जो लाइट पास कर रहा तो उसका एंगुलर विड्थ इतना होगा। अच्छा बताओ, इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी देन क्या होगा, लीनियर विड्थ क्या होगा, लैम्डा डी बाई डी। मतलब ये लीनियर विड्थ का ही डिफिनेशन है। बीटा को अब की बार एक्स लिखे कि वो डिस्टेंस एक्स बता रहे हैं कि इतना दूर तक उसका लाइट जाएगा, उसका लीनियर विड्थ इतना होगा। वो लीनियर विड्थ क्या, एक्स डी बाई डी। मतलब यहां तक का बात आपको लीनियर विड्थ ही है कि ये लीनियर विड्थ के बारे में बात हो रहा, तो लीनियर विड्थ हो गया लैम्डा डी बाई डी। अब देखो बोल रहे हैं इफ डिफ्रैक्शन स्प्रेड एक्स इज स्मॉल देन कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स विल वैलिड। अब अगर एक्स का वैल्यू स्मॉल आ जाए, ये एक्स का वैल्यू छोटा आ जाए, एक्स का वैल्यू स्मॉल आ जाए, कम आ जाए, तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है। जो लाइट का डिफ्रैक्शन होगा वो स्मॉल एरिया में होगा तो फिर रे ऑप्टिक्स वैलिड है। मतलब आप समझो कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और अभी जो फॉर्मूला लिखे वो क्या है, वही फॉर्मूला है जो आज हम लोग पढ़े। ये एंगुलर विड्थ है, ये लीनियर विड्थ है, बस यही डिफरेंस था कि उस समय हम लोग बीटा या बीटा नॉट लिए थे। बीटा नॉट लिए थे तुम्हारा सेंट्रल के लिए और सेकेंडरी के लिए बीटा लिए थे। एक्स ले लिया कि वो जो डिस्टेंस है कि जितना जाएगा, यानी ये जो है लीनियर विड्थ जो है, ये वाला लीनियर विड्थ, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो एक्स हो गया लैम्डा डी बाई डी। अब देखो अगर ये एक्स का वैल्यू स्मॉल है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है। एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि एक्स का वैल्यू स्मॉल कैसे है। देखो तो लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लो कि साइज ऑफ एपर्चर डी 10 mm का ले लेते हैं, जो विड्थ का है गैप वो बहुत छोटा है, 10 mm का है। फिर बोल रहे लैम्डा का वैल्यू 6 × 10⁻⁷ ले लेते हैं। डी जो है वो 3 मीटर है, डी है बड़ा डी क्या है, स्लिट्स और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है। अब x = लैम्डा डी बाई डी निकालते, सॉल्व करते ये वैल्यू लेके। ध्यान रखना कि जब भी अपने मन से कुछ एग्जांपल लेना होगा तो इस तरह का वेवलेंथ कोई ले लेंगे 5 या 6 एंगस्ट्रॉम का, और ये काफी छोटा होना चाहिए। 10 mm लिए, 10 mm बहुत कम होता, सोचो 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस काफी छोटा। और x का वैल्यू सॉल्व करके निकल गया 0.18 mm। मतलब सोचो कि अगर ये गैप, अगर यहाँ स्लिट्स का विड्थ 10 mm है तो ये जो डिफ्रैक्शन है वो 0.18 mm है। मतलब 0.18 mm का वो डिफ्रैक्शन वहां हो रहा है, इतना कम डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता, यानी कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम बना रहे थे लीनियर विड्थ, तो 0.18 mm, 0.18 mm इतना छोटा है। मतलब एक तरह का एक पॉइंट जैसा है वहां पे, और विड्थ है 10 mm का। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट क्या चल रहा, एकदम कैसे जा रहा, स्ट्रेट लाइन में। तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है। इसलिए एग्जांपल लेके बताएं, दिस डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग इज नॉट क्वाइट लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, सो दिस इज वैलिड फॉर रे ऑप्टिक्स। इसलिए रे ऑप्टिक्स के लिए वैलिड है। तो कहने का मतलब है वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रे ऑप्टिक्स कब वैलिड है, जब स्लिट का विड्थ बहुत कम हो और जो डिफ्रैक्शन स्प्रेड हो वो भी क्या हो, बहुत ही कम हो। इसका मतलब है कि अगर ये काफी कम होगा तो लाइट स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा, और उस केस में रे ऑप्टिक्स वैलिड है। तो बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स इन द केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब बता रहे हैं कि अगर फॉर रे इफ x को d मान ले, मतलब x कितना हो, x d के बराबर। x क्या है यहाँ पे, मतलब वो डिस्टेंस, स्प्रेडिंग डिस्टेंस x, और d कौन सा है, स्लिट्स का विड्थ, वो बराबर हो तो बड़ा d को df लिख देंगे। मतलब ये जो बड़ा d था ना, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये d है, ये स्क्रीन है, समझो ये स्क्रीन है, उसके बीच का डिस्टेंस ये बड़ा d है। समझ में आ रहा बात।
अगर ये डिस्टेंस जो x यहां बन रहा है वो बराबर हो जाए, जितना डिस्टेंस d है उतना ही x हो जाए वो, तो इस d को df बोल देंगे, इस d को df बोल देंगे। और इसको फ्रेजनेल्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए df को बोलेंगे फ्रेजनेल्स डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? फ्रेजनेल डिस्टेंस। d इज इक्वल टू क्या पढ़े? d लेमडा बाई डी, तो df कर देंगे। देखो d इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? d लेमडा बाई डी, तो हम लोग वहां d को df कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे d स्क्वायर, यहां d के बदले क्या था? x था। क्या था? अभी पढ़े ना, x बराबर क्या पढ़े? देखो x बराबर क्या पढ़े? लेमडा डी बाई डी पढ़े। अब x का प्लेस में क्या लिख रहे हैं? छोटा d लिख रहे हैं। जब x के प्लेस में स्मॉल d लिख रहे हैं तो इस बड़ा d को क्या लिख देंगे? df। क्या लिख देंगे? df। और इस df को बोलेंगे फ्रेजनेल्स डिस्टेंस। तो फ्रेजनेल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? d स्क्वायर बाई लेमडा। अब बोले इफ d लेस देन df, अगर ये जो d था पहले से जो d था वो df से छोटा होगा, देन कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा। तो देखो d लेस देन df, d लेस देन df का वैल्यू क्या है? d स्क्वायर बाई लेमडा। df का वैल्यू क्या है यहां से? d स्क्वायर बाई लेमडा। तो d स्क्वायर बराबर हो गया लेमडा d, तो d बराबर हो गया रूट अंडर लेमडा d, यानी d लेस देन रूट अंडर लेमडा d, और रूट लेमडा d को बोलते हैं स्मॉल df और बोलेंगे फ्रेजनेल्स जोन। क्या बोलेंगे? उसको फिर से यहाँ बताते हैं। देखो ऐसे, मतलब ये बात बता रहे हैं यहां पर कि ये जो है ना d लेस देन df है, तो d स्क्वायर बाई d स्क्वायर। अब यहां d लेस देन df का वैल्यू क्या है? d स्क्वायर बाई लेमडा। तो d स्क्वायर लेस देन d लेमडा, तो d लेस देन रूट d लेमडा या लेमडा d। आ रही बात समझ में? तो रूट लेमडा d को हम df बोलेंगे, जिसको फ्रेजनेल्स जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेजनेल्स जोन। और df को क्या बोलते हैं? फ्रेजनेल्स डिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात? तो ये यहां पर बात करना था कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किस केस में रे ऑप्टिक्स वैलिड है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स क्या है। तो जहां वेव ऑप्टिक्स है वहां रे ऑप्टिक्स वैलिड किस तरीके से है, ये एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हुआ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बात ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को पोलराइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोलराइजेशन। नोट करिए इसको, ये नोट। देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड हो गया है, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। देखो मैक्सवेल ने बताया कि जो ऑर्डिनरी लाइट है ना, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्कशन मैक्सवेल ने किया। उसमें जो ऑर्डिनरी लाइट होते, जो लाइट है, लाइट, उस लाइट को मैक्सवेल बोला ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, देख लो, मैक्सवेल कॉल्ड इट ऑर्डिनरी लाइट। अब हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसको थोड़ा समझ लो आप लोग, ये क्या है। देखो मैक्सवेल का कहना है ना कि लाइट का जो सोर्स है उसका पार्टिकल डिस्टर्ब करता सेंटर, और ये हाइगेंस भी बताया था, मालूम होगा आपको, बताया था ना। हाइगेंस बोला था ना कि भाई ये जो सेंटर है वो डिस्टर्ब करता। मैक्सवेल भी यही कहता है कि सेंटर डिस्टर्ब करता है, और ये जो डिस्टर्ब करके लाइट चलता है ना, हम इसको ऑर्डिनरी लाइट बोल रहे हैं। यानी मैक्सवेल कॉल्ड देम ऑर्डिनरी लाइट। बोला आप इसको ऑर्डिनरी लाइट क्यों बोल रहे हैं? बोला इस लाइट में ना बहुत प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है ऑर्डिनरी लाइट में? तो ऑर्डिनरी लाइट में ऐसा प्रॉब्लम है कि इस लाइट में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा। बोला सर ये कोई बात है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा? बोला ऐसा नहीं। देखो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब मैक्सवेल चाहता था ना कि लाइट का जो इंटेंसिटी है ना वो थोड़ा डिक्रीज करे। मतलब हम टेलीविजन बैठ के देखें तो आंख में असर कम पड़े, आंख में। एरोप्लेन में ऊपर जाए तो एरोप्लेन का विंडो ऐसा हो कि जब लाइट आए ना तो पूरा अंदर गर्मी गर्मी नहीं हो जाए रूम के अंदर में। लाइट आए ना तो उसका कुछ ही भाग आए, इंटेंसिटी उसका कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो लाइट का जो वाइब्रेशन है उसको बंद कर दे हम लोग। आप चश्मा पहने तो जो गोगल्स है उसमें जो लाइट आए ना तो लाइट आंख में बहुत ज्यादा नहीं जाए और रिफ्लेक्ट करके चला जाए और कम इंटेंसिटी जाए। अभी हम टेलीविजन वगैरह देखते हैं ना, अभी एलईडी आ गया, एलसीडी था, एलसीडी के बाद एलईडी टेलीविजन आ गया। तो क्या देखते हैं? बोलते हैं ना कि देखो ये वाला आप खरीदोगे ना, दुकान में आपको समझाएगा शॉप में, तो आपका आंख में असर कम पड़ेगा, ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा बात बोल रहा है? क्योंकि इसमें जो लगा हुआ स्क्रीन लगा हुआ वो लाइट को पोलराइज करके भेजता हमारे आंख में।
पोलराइज करके भेजता है, यानी कि वो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करता। पोलराइज करने का मतलब क्या है कि लाइट के वाइब्रेशन को बंद करना, लाइट के वाइब्रेशन को बंद करना, लाइट को वाइब्रेशन को रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना और उसका इंटेंसिटी को डिक्रीज करना। इसमें दो लॉज भी है, लेकिन पहले आप पोलराइजेशन का मीनिंग समझ लो। तो मैक्सवेल कॉल्ड देम ऑर्डिनरी लाइट। और क्या कहता मैक्सवेल की जो ऑर्डिनरी लाइट है ना वो कैसे चलेगा? तो देखो ऑर्डिनरी लाइट दो तरह से चलेगा। ये चलेगा इस तरीके से परपेंडिकुलर होते हुए चलेगा और ये वेक्टर फील्ड बनाएगा और ये वाइब्रेट करता हुआ जाएगा, ये वाइब्रेट करता हुआ जाएगा। ये जो इस तरह का साइन है ना ऐसा, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और जो इस तरह का साइन है ना इस तरह का मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो कहता है कि लाइट वाइब्रेट भी करेगा और परपेंडिकुलरली जाएगा भी। तो इस तरह से लाइट वाइब्रेट करता हुआ जाएगा, वाइब्रेट करता हुआ जाएगा, ठीक है, वाइब्रेशन होगा उसका और परपेंडिकुलरली लाइट ट्रेवल करेगा। इस लाइट में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगा। मैक्सवेल कॉल्ड देम ऑर्डिनरी लाइट। बोला इसका जो वाइब्रेशन है ना उसको बंद करते हैं। और वाइब्रेशन को बंद करने के लिए देखो क्या करते हैं। बोला देखो ये जो है सोर्स है, यहां से लाइट जा रहा हर एक डायरेक्शन में, ऐसे ये हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। और ये लाइट इस तरीके से ट्रेवलिंग करते हुए जाएगा, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट ये ट्रेवलिंग करते हुए जा रहा है ऐसे। अब यहां इस लाइट को हम क्या करते हैं कि एक क्रिस्टल होता है जिसको टूरमलाइन क्रिस्टल बोलते हैं। अरे बात समझ में? देखो इस तरीके का क्रिस्टल होता है, समझ गया बात को? इस तरीके का इसको बोलते हैं टूरमलाइन, TOURMALINE, आर नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, टूरमलाइन क्रिस्टल बोलते हैं। ये टूरमलाइन क्रिस्टल क्या होता है? तो भाई ये टूरमलाइन क्रिस्टल जो है ना वो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और 4-5 मेटल्स है। एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब को मिक्स करके, उसको मिक्स करके उसमें और भी मटेरियल्स मिला करके बनाते हैं। मतलब एक तरह का वो बनाया हुआ, वो अलग अलग कलर में आता है, ब्राउन में आता है, ग्रीन में आता है ना, अलग अलग कलर में आता है। वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा मोबाइल पे, टूरमलाइन क्रिस्टल आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो वो टूरमलाइन क्रिस्टल से इस लाइट को जब पास करवाएंगे ना, ये टूरमलाइन क्रिस्टल से जब लाइट को पास करवाएंगे तो इसका जो वाइब्रेशन है लाइट का वो बंद हो जाएगा और लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो ये हो गया, पहले जो था ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। और जब ये टूरमलाइन क्रिस्टल से पास किया तो ये हो गया पोलराइज्ड लाइट, इसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट का पोलराइजेशन हो गया। अब ये टूरमलाइन क्रिस्टल काफी कॉस्टली होता है, अलग अलग टाइप का है। इसी से आजकल एलईडी का स्क्रीन वगैरह बनाते हैं, चश्मा का जो ग्लास है उसको बनाते हैं, अलग अलग टाइप का बनाते हैं। कुछ महंगा घर में लोग शीशा लगाते हैं कि बैठे हुए तो लाइट कम आ रहा, मतलब आप एक ऐसा शीशा लगा दे कि सब लाइट आ जा रहा रूम के अंदर, तो पूरा गर्मी हो जाएगा रूम के अंदर। तो आप बोले नहीं कॉस्टली हम लगा रहे हैं ताकि लाइट भी आए लेकिन कम आए, इंटेंसिटी कम आए, तो वाइब्रेशन बंद। एरोप्लेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जो विंडो पेन है एरोप्लेन का, वो विंडो पेन साधारण नहीं होता है, वो टूरमलाइन क्रिस्टल का बना होता है ताकि उस पर लाइट आए तो लाइट का इंटेंसिटी मेजर एरिया अंदर नहीं आए, लाइट का इंटेंसिटी घट के अंदर में आए। तो इस तरह से वाइब्रेशन को बंद करना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया? द वाइब्रेशन ऑफ ना, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द, क्या बोले? रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ unpolarized light. The restriction of vibration of unpolarized light is called polarization of light. And the materials which polarize the light, जो material लाइट को पोलराइज करेगा, टूरमलाइन क्रिस्टल, उसको बोलेंगे पोलराइजर। क्या बोलेंगे उसको? दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। इसको हम पोलराइजर भी बोलते हैं, कि इसको हम पोलराइजर भी बोलते हैं। इसमें एक मालूस लॉज है, एक ब्रीवेस्टर्स लॉज है, 2 लॉज है इसमें, ठीक है। अब वो देखते हैं, वो जेई का सिलेबस में होगा तो आपको एक क्लास में हम डिस्कस करके बढ़िया से उसको बता देंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है ना। लिख लो इसको।